स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम देखेंगे क्लास 12 चैप्टर 15 बायोलॉजी और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है जैव विविधता एवं इसका संरक्षण और ये इसका पार्ट सेकेंड है। फर्स्ट पार्ट पहले हम दे चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। 12th बायोलॉजी न्यू क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो ये 5 अंक वाले दीर्घोत्तरी प्रश्न होंगे और ये क्वेश्चन बैंक एमपी विमर्श पोर्टल द्वारा संशोधित जारी प्रश्न बैंक है, जो कि आपको आने वाली आपकी बोर्ड एग्जाम जो कि अभी बाकी है और अगले माह होना है, तो उसी के लिए ये काफी उपयोगी रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। तो इन्हीं सभी 6 प्रश्नों के उत्तर हम देखने वाले हैं, जो कि दीर्घोत्तरी होंगे। थोड़े से उत्तर यहाँ पर बड़े होंगे, तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा धैर्य बना करके रखना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन्य प्राणियों के नष्ट होने की कोई 5 कारण लिखिए। देखिए, कारण कोई से भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में आते हैं कि वन्य प्राणी नष्ट क्यों हुए। तो बहुत से कारण हैं जिनके कारण वन्य प्राणी नष्ट हुए हैं, जो भी आपको सरल लगते हैं और आपको याद रहते हैं, आप उन्हीं कारणों को जरूर लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ कारण हैं, जैसे कि वन्य प्राणियों को आवासों का प्रतिकूल परिवर्तन वन काटने के कारण से होता है ना, और वन्य प्राणियों का आवास में परिवर्तन हो गया, वनों का कटाव हुआ और जिसके कारण वन्य प्राणी जो थे वो आवास उनका बदल गया, उसके कारण भी वो नष्ट हो गए। इसी के साथ में शिकार भी कारण रहा है, जहां पर पैसा कमाने मनोरंजन और वन्य प्राणियों का अंधाधुंध शिकार किया गया, जिसके कारण भी ये नष्ट हो रहे हैं। फिर वैधानिक नियमों की कमी, हमारे देश में शक्तिशाली वैधानिक नियम ना होने के कारण भी वन्य प्राणी नष्ट हुए हैं। इसके साथ साथ कभी कभी कुछ प्राकृतिक विपदाएं आपदाएं भी आ जाती है, जिसके कारण भी ये चीजें हमें देखने को मिलती है। प्राकृतिक संपदा जो होती है उसका अनियंत्रित दोहन से आई विपदाओं के कारण भी वन्य प्राणियों की संख्या में हमें गिरावट देखने को मिली है। इसी के साथ में प्रदूषण भी एक कारण है और वन्य प्राणियों के आवासों में प्रदूषण के कारण भी वन्य प्राणी नष्ट हुए। औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, जिसके कारण दूर वो जाकर नष्ट हो गए। तो ऐसे कई कारण हम यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन्य प्राणियों के संरक्षण की आवश्यकता हमें किन कारणों से है, और इसको हमें संक्षेप में बताना है। ठीक है, संक्षेप में क्या, दीर्घोत्तरी प्रश्न थोड़ा सा बड़ा ही बनेगा। तो वन्य प्राणियों के संरक्षण की आवश्यकता जो होती है, वन्य प्राणी जो होते हैं हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं और इनके कुछ ऐसे लाभ या कुछ कारण दिए हैं जिनकी वजह से हमें इनका संरक्षण जो है वो जरूर करना चाहिए। इनका संरक्षण हमारे लिए उतना ही जरूरी या आवश्यक है। अब जैसे पहला कारण यहाँ पर देखते हैं, तो ये प्राकृतिक संतुलन बनाते हैं, इनकी एक प्राकृतिक संतुलन स्थापित करते हैं। इसी के साथ में इनसे हमें कई प्रकार के आर्थिक महत्व की कई वस्तु उत्पाद आदि प्राप्त होते हैं, जैसे कि दांत है, त्वचा है, सींग है आदि भी हमें प्राप्त होते हैं और जिनसे हम अनेक उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं। इसी के साथ में वैज्ञानिक शोध कार्य, इनका उपयोग हम वैज्ञानिक शोध कार्य में भी करते हैं, इसी वजह से भी इनका संरक्षण आवश्यक है। मनोरंजन, वन्य प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने से हमें असीम आनंद की अनुभूति होती है और इसलिए भी इनका रहना जरूरी है। इसी के साथ साथ धार्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्य, इनके साथ हमारी धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी होती है तथा सांस्कृतिक भावनाएं भी जुड़ी होती है और इन सब कारणों की वजह से हमें इनका संरक्षण आवश्यक है। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त प्रजातियां क्या है और इनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखिए, संकटग्रस्त प्रजातियां क्या है, तो हम देखते हैं कि पौधों की लगभग 20,000 से 25,000 प्रजातियां विनाश के कगार पर है। तो ये सिर्फ अनुमान है, इनका संरक्षण आवश्यक है और ऐसी जातियों के पौधे और जीव जंतु को ही हम संकटापन्न या लुप्त प्राय प्रजातियां कहते हैं और इनका वर्णन जो है रेड डाटा बुक में भी किया गया है। द इंडियन प्लांट्स रेड डाटा बुक में संकटापन्न जातियों का वर्णन जो है कुछ समूह में इनको वर्गीकृत किया गया है। तो कहने का मतलब है कि हम इनके जो विभिन्न प्रकारों के वर्णन की बात यहाँ क्वेश्चन में की गई है, तो इनके जो प्रकार है वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं ये हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं विलुप्त प्रजातियां। तो ऐसे पौधे जो कि पूर्व में किसी विशेष स्थान पर पाए जाते थे लेकिन वर्तमान में वे अपने प्राकृतिक स्थानों से लुप्त हो गए
और उन्हीं को हम कहेंगे विलुप्त प्रजातियां। और ऐसे पौधे जब उनके प्राकृतिक आवास स्थानों पर उपलब्ध नहीं होते तब इन्हें विलुप्त प्रजाति का मान लेते हैं और इनका संरक्षण असंभव होता है। लुप्त प्राय ऐसी पादप प्रजातियां जो कि लुप्त होने की स्थिति में हो और एवं यदि वही पारिस्थितिक परिस्थितियां बनी रहे तब उन्हें विलुप्त होने से नहीं बचाया जा सकता। जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा बना रहता है और उन्हें हम लुप्त प्राय कहते हैं। ऐसी प्रजातियों की संख्या धीरे धीरे इतनी कम हो जाती है कि इनमें प्रजनन की संभावनाएं भी लगभग समाप्त हो जाती है और जिसके कारण ये धीरे धीरे विलुप्त भी होने लगती है। तो ये लुप्त प्राय मतलब कि लुप्त होने के कगार पर ही वो पहुंच चुकी होती है। चलिए अगले बात करते हैं। इसी प्रश्न में उत्तर विशेष है। तो अगली प्रकार जो है इसका यह है वल्नरेबल या जो चपेटे में होती है। तो ऐसी पादप प्रजातियां जो कि कुछ समय पहले लुप्त प्राय स्थिति में पहुंचने वाली हो और उन्हीं को हम कहते हैं वल्नरेबल प्रजातियां। यदि इन्हें लगातार उन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तब ये प्रजातियां भी लुप्त होने लगती है। तो देखिए दूसरा और तीसरा पॉइंट लगभग आपका एक जैसा है। फिर है दुर्लभ। तो ऐसी पादप प्रजातियां जो कि संसार में कहीं कहीं पर और बहुत ही कम संख्या में उपलब्ध हो उन्हीं को हम दुर्लभ प्रजातियां कहते हैं। ऐसी प्रजातियां प्रारंभ से ही लुप्त प्राय या वल्नरेबल नहीं होती हैं लेकिन धीरे धीरे लुप्त प्राय स्थिति में आ जाती है और अंत में ये समाप्त भी हो जाती है। अपर्याप्त जानकारी कुछ ऐसा भी समूह होता है। ऐसी प्रजातियां जिनके संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि वो किस समूह की है 1 से 4 के अंतर्गत आती हैं और ऐसी प्रजातियों के बारे में हमें सही जानकारी नहीं मिल पाती है लेकिन धीरे धीरे ये लुप्त प्राय स्थिति में आ जाती है। खतरे से बाहर ऐसी समस्त पादप प्रजातियां जो कि उपयुक्त श्रेणियों के अंतर्गत पहुंच चुकी हो जो कि 1 से 5 तक की है लेकिन उनके संरक्षण के पूर्ववास स्थान पर स्थापित हो जाती है उन्हें हम इस समूह में रखते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा बड़ा रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या है और भारत के किन्हीं 5 राष्ट्रीय उद्यानों का वर्णन कीजिए। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं ऐसे क्षेत्र होते हैं जो भारत सरकार द्वारा वन्य जीवन के विकास के लिए घोषित किए जाते हैं और राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। और ऐसे क्षेत्रों में वनों के काटने, पशु चारागाह या पशुचारण, खेती इत्यादि की अनुमति नहीं दी जाती है। हमारे देश में कुल लगभग 66 राष्ट्रीय उद्यान है जिनका क्षेत्रफल जो है 33,988.14 वर्ग किलोमीटर है और इसमें हमारे देश के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान इस प्रकार से हैं। जैसे शिवपुरी पार्क है, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास में स्थित है और एक झील के किनारे स्थित है। इसमें चीतल, सांभर, बाघ आदि जो होते हैं जंतु प्रमुख रूप से इसमें देखने को मिलते हैं। गुंडी डियर पार्क ये काले चीतल तथा एल्विन हिरणों के लिए स्थापित किया गया है और चेन्नई के पास ये तमिलनाडु में स्थित है। जिम कॉर्बेट पार्क ये उत्तराखंड के में नैनीताल के पास बनाया गया है और ये शेरों को यहाँ पर संरक्षित किया गया है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये बाघ एवं हाथियों के संरक्षण के लिए किया गया है और यह बिहार के राज्य के पलामू जिले में स्थित है। डचिगम राष्ट्रीय उद्यान ये चीता, काले भालू, कस्तूरी मृग, एंटीलोप, हिमालय टहर, जंगली बकरी और कश्मीरी बारहसिंगों का संरक्षण यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार से ये 5 राष्ट्रीय उद्यान हमारे देश के राष्ट्रीय उद्यान है, इनका वर्णन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए आप जो भी और आपके दूसरे आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको सरल लगे उससे आप कंप्लीट कीजिएगा। चलिए अगले उत्तर की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में वन्य जीवन की विलुप्ति के कारणों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। अब देखिए भारत में वन्य जीव की विलुप्ति क्यों हुई तो इसके कारणों को तो हम पहले भी देख चुके हैं पर फिर भी क्वेश्चन आया है तो हम फिर से इसके कारणों को देखते हैं। तो देखिए मानव की जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, आबादी बढ़ती है तो निश्चित रूप से वन्य जीवन और उसके प्राकृतिक आवासों का दोहन भी बढ़ेगा और दोहन होगा। साथ ही साथ बढ़ते हुए शहरीकरण, औद्योगिकरण, प्रदूषण के परिणाम स्वरूप जंतुओं के लुप्त होने की गति जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यदि हम 17वीं 18वीं शताब्दी की बात करें तो जंतुओं की क्रमशः 7, 11 और 27 जातियां जो है विलुप्त हो चुकी, जबकि 20वीं सदी में 67 जातियां विलुप्त हो गई और मानव के द्वारा जीवन के विनाश के विभिन्न कारण जो है कुछ 2 श्रेणियों में हम इनको बांट सकते हैं।
जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों को हम बारी बारी से समझते हैं। प्रत्यक्ष विनाश किस प्रकार से हुआ, जैसे सुरक्षा, क्रीड़ा, मनोरंजन, मांस, उपहार आदि के लिए मानव के द्वारा वन्य जंतुओं के शिकार को हमेशा प्रोत्साहित किया गया, जिसमें शेर, बाघ, तेंदुआ, भेड़िया आदि महत्वपूर्ण जंतुओं का शिकार राजा महाराजाओं के द्वारा किया जाता रहा। अब देखिए, हम बात 17वीं 18वीं शताब्दी तक भी देख रहे हैं, तो ये राजा महाराजाओं वाली बात है ना, ये पुराने टाइम पर लागू होती थी। और सुरक्षा की दृष्टि से अथवा पशुधन को सुरक्षित रखने के लिए भी इनका वध किया गया। सौंदर्य प्रसाधनों, सुगंधित द्रव्यों, साज सज्जा आदि के लिए भी शिकार किए गए। इसी प्रकार हाथी दांत और हाथी दांत के लिए हाथियों का, कामोत्तेजक औषधियों के लिए संश्लेषण में प्रयुक्त सींग गैंडे के लिए, और कस्तूरी के लिए कस्तूरी मृगों का, फर या सुमुर्ग के लिए हिमालय हिमचीते का आदि का वध होता चला रहा है, और जिसके कारण ये आज संकटग्रस्त अवस्था में पहुंच गए। तो ये तो थे प्रत्यक्ष विनाश वन्य जीवों के। अब हम अप्रत्यक्ष विनाश की इसमें यदि बात करते हैं, तो वन्य जीवन के अप्रत्यक्ष रूप के विनाश के कारण भी सर्वाधिक प्रमुख कारण इसमें रहा है मनुष्य की निरंतर बढ़ती हुई आबादी और जनसंख्या की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होने वाले जो भूमि अधिग्रहण है, जिसके कारण निश्चित रूप से वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट होता है। जैसे जैसे मानव जनसंख्या में वृद्धि होती गई, आवास, कृषि, ईंधन, औद्योगिकरण आदि की आवश्यकताओं में भी वृद्धि होती गई। परिणाम स्वरूप वनों का उन्मूलन हुआ, आवासों का विनाश हुआ, मरुस्थलों का प्रसार हुआ, और इन्हें आदि से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता चला गया, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव जो है वन्य जीव जंतुओं पर पड़ा, और जिससे कि उनकी संख्या में लगातार कमी आती गई। कीटनाशकों के प्रयोग, पर्यावरण प्रदूषण ने भी वन्य जीवों का विनाश किया है। तो इस प्रकार से हम वन्य जीवों के नष्ट होने के कारणों को समझा सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत किन प्रमुख बातों पर ध्यान दिया गया। देखिए, राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत किन प्रमुख बातों पर ध्यान दिया गया, तो राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत प्रमुख बातों पर ध्यान दिए गए, वो बातें इस प्रकार से हैं। वन प्रबंध, ठीक है, तो वन प्रबंध क्या है, इसके अंतर्गत सरकार ने उपयोगी वनों के रख रखाव और प्रबंधन की व्यवस्था की। इसी के साथ में वन भूमि का उचित उपयोग, जो वन में पड़ी फालतू भूमि है ना, फालतू भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग करने हेतु नीति का निर्धारण किया गया। सुरक्षित वनों की नीति, सरकार ने कुछ वनों को सुरक्षित वन घोषित किया गया। इसमें वृक्षों की कटाई जो है पूरी तरह प्रतिबंध यहाँ पर लगाया गया है। वन उत्पाद की बढ़ोतरी, इसके अंतर्गत वनों के विभिन्न उत्पादों को बढ़ाने हेतु प्रयास एवं नई जानकारी को खोजा गया है। और इन सभी बातों के अलावा भी इस वन नीति में निम्नलिखित बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। अब वो कौन कौन सी बातें हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षों को काटने से रोकना, नष्ट किए गए वनों के स्थान पर पूरक वनों को रोपना, भूमि अपरदन को रोकने के लिए वृक्षारोपण करना, और वनों के बीच चारागाहों का विकास करना, जिससे पशुओं के द्वारा वनों को नष्ट होने से बचाया जा सके। औद्योगिक दृष्टि से उपयोगी वनों को लगाना और वनों में होने वाले आय को बढ़ाने का प्रयास करना। तो इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चनों का हम उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर आज को जो हमारा सेकेंड पार्ट, साथ ही साथ बायोलॉजी पूरा कंप्लीट हमारा हो चुका है। और अब इसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट जो सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे उनको आगे वीडियो में कंटिन्यू करते रहेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।